Hey everyone, welcome back to the YouTube channel Day to Face the Question. तो फिटनेस लॉ में मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस रखे हैं. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना. सो मैंने ये MTP सीरीज 1 से लिया है. तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो आपको पहला क्वेश्चन ये है कि बीच ऑफ कंडीशन को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, क्या हैज बीच ऑफ वारंटी. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट. तो पहली चीज आप क्या लिखोगे, बीच कंडीशन के डेफिनेशन लिखने का. कंडीशन का मतलब क्या है, ये एक एसेंशियल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का. तो कंडीशन जो है वो स्टेपुलेशन एसेंशियल है मेन पर्पस के लिए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ जो बीच है वो राइज होता है. ओके, तो अ राइट टू टीच द कॉन्ट्रैक्ट हैज रेप्लिकेटेड. इफ आपको डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, एक बात याद रखना, ये आपके पास बीच ऑफ कंडीशन में राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट कर सकते हो हैज ब्रोकन, एंड आप यहाँ डैमेजेस को भी क्लेम कर सकते. बट वारंटी में क्या होता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप यहाँ रेप्यूटेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को. आई मीन आप कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट नहीं कर सकते हैज ब्रोकन, सिर्फ आप यहाँ क्लेम कर सकते डैमेजेस. तो ये चीज आप यहाँ लिख दोगे. उसके बाद लिख देना कि बीच ऑफ कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं हैज अ बीच ऑफ वारंटी, बट बीच ऑफ वारंटी को हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं एज अ बीच ऑफ कंडीशन. ठीक है, इतना लिख देना. फिर आपके बुक में ही उन्होंने आंसर दिया है कि जहाँ बायर जो है वो ऑल टुगेदर वेन्स करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, अ पार्टी मे फॉर हिज ओन बेनिफिट वेन अ स्टेपुलेशन. So it is should be voluntary waiver by the buyer. Where the buyer elects to treat the breach of condition has one of the voluntary, that is to say he may claim only damages. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने वो वर्ड्स में दिया है. ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही उन्होंने बोला है. उन्होंने वॉलेंटरी एंड कंपल्सरी वेयर ऑफ कंडीशन के बारे में बातें की है ना. वॉलेंटरी वेयर ऑफ कंडीशन का मतलब क्या है, जो बायर है वो बीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट कर सकता है बीच ऑफ वॉलेंटरी. ओके, मतलब ही में ओनली क्लेम डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस ले सकता है इंस्टेड ऑफ रेपुटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता था जब कंडीशन फुलफिल नहीं होता था, हमने उसको पर्पस बोल दिया, हमने कंडीशन में रखा था कि इस डेट में हम लोग को चाहिए, बट उसने नहीं किया. तो कोई लोग होते हैं जो मासूम होते हैं, आई मीन उन लोग काइंड होते हैं, तो उन लोग क्या बोलते, सब काइंड ही होते हैं, बट उनको लगता है चलेगा अभी ये ड्रेस की अभी इतनी जरूरत नहीं है, मैं आगे जाके चाहिए पड़ेगा. तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेप्लिकेट नहीं करते. उसको बोलता है ठीक है मेरा बर्थडे में ये ड्रेस नहीं पहन रही हूँ, मैं कुछ और खरीदूंगी, बट मुझे वो फंक्शन में पहनना है. तो इसलिए वो सिर्फ क्लेम करेंगे डैमेजेस को ही क्लेम करेंगे. समझा. फिर कंपल्सरी वेरियर ऑफ कंडीशन, यहाँ क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सेपरेटेबल नहीं होता. बायर एक्सेप्ट करता है गुड्स को या पार्ट डे ऑफ द बीच ऑफ एनी कंडीशन जो फुलफिल है बाय सेलर, सिर्फ वो ट्रीट कर सकता है एज अ बीच ऑफ वारंटी. मतलब सबसे पता चला आप लोगों को कि बीच ऑफ कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं बीच ऑफ वारंटी. ठीक है, समझाइए. तो ये चीजें आपको यहाँ लिखनी है. सेकेंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन द पार्टनरशिप एंड नेम ऑफ द एसेंशियल्स फॉर द एक्सीडेंस ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, उन्होंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं, बोला है बोलने के लिए, प्लस पार्टनरशिप का मीनिंग पूछा है. तो आपको क्या लिखना है, पार्टनरशिप का मीनिंग लिखना है. पार्टनरशिप क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ, तो भी रिवाइज करा देती हूँ. पार्टनरशिप में आप याद रखना, यहाँ एसोसिएशन ऑफ दो पर्सन्स, दो या उससे ज्यादा पर्सन्स होते हैं. ओके, एक बात याद रखना, जब पर्सन एंटर होता है पार्टनरशिप में विद वन अनदर, इंडिविजुअली हम उसको पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली हम उसको फॉर्म कहते हैं. जब पार्टनर एंटर होता है पार्टनरशिप में विद वन अनदर, इंडिविजुअली क्या कहेंगे, पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली फॉर्म. ये लिख देना. उसके बाद लिखना कुछ रिस्ट्रिक्शन है सर्टेन नेम को यूज करना, जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्जांपल लिख देना किंग क्वीन ये सब. ठीक है, तो इफ तुम्हें नाम यूज करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. समझा.
तो पार्टनरशिप क्या होता है? ये रिलेशन बिटवीन पर्सन जो अग्रीड होता है कि वो शेयर करेगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो कैरीड है ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एसेंशियल में पहले आता है दो या उससे ज्यादा पर्सन्स आते हैं, दो पर्सन्स तो एटलीस्ट होने चाहिए तो ही पार्टनरशिप बनेगा। ओके, इफ आपका एग्जिटिंग क्या बोलते पार्टनरशिप है और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आपके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वन में रिड्यूस हो गया तो ये कंपल्सरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ही पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता खुद के लिए। सेकेंड, दे मस्ट बी रिलेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन अग्रीमेंट, मतलब जो रिलेशन होना चाहिए पार्टनरशिप का वो कहाँ से अराइज होना है? कॉन्ट्रैक्ट से, नॉट फ्रॉम द स्टेटस। जो पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सीडेंस, कब एक्सीडेंस में आता है? सिर्फ अग्रीमेंट के वजह से, जो किसके बीच में होता है? सभी पार्टनर्स के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है। नाउ अग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्प्लाइड, दूसरा होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट ऑफ पार्टीज, एक्सप्रेस मतलब रिटर्न और ओरल। रिटर्न अग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो ओके, या फिर हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। रिटर्न अग्रीमेंट किसके बीच में होता है? बीच में या अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, चलो, तो ये साइन होना चाहिए सभी पार्टनर्स एंड स्टैम्प होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेन होता है? नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म, ईच पार्टनर, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या फिक्स पीरियड है या जॉब और नॉट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो आपको आता है वो लिख देना। लोन्स एंड एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस नाम लिख देना। There must be some business, कुछ तो बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। अब पार्टनरशिप फॉर्म्ड होता है सिर्फ जब हम बिजनेस को कैरी करते हैं। ये एग्जिट होता है इन बिजनेस, बिजनेस अलोन। यहाँ इफ बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। There must be sharing of profit, तो अग्रीमेंट होना चाहिए अमंग द पार्टनर कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये इक्वली हो सकता है, कोई अदर रेशियो में भी हो सकता है। But only one partner is entitled to whole profit, whole profit सिर्फ एक पार्टनर को मिल रहा है, वहाँ पार्टनरशिप नहीं है। There must be mutual agency between the partners, जो एजेंसी का रिलेशन है, मतलब बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कैरिड ऑन होना चाहिए सभी पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर जो एक्ट कर फॉर अदर पार्टनर्स। ओके, पार्टनर्स के दो कैपेसिटी में होते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब पार्टनर जो है वो एजेंट है दूसरे पार्टनर के लिए एंड एक्ट से वो ब्राइंड कर सकता है अदर पार्टनर्स। वो प्रिंसिपल है तो ही कैन हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये सब चीजें आप कहाँ लिखने वाले हो? सेकेंड में। थर्ड क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है। कपिल डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है, परचेज करता है स्टील पैन और वो पूछता है सेलमैन को कि कौन से एरिया में स्टील डिपार्टमेंट स्टोर में स्टील पैन रखा है। okay? अभी सेलमैन तो बता देता है कि वहां जाके आपको मिल जाएगा और इंस्ट्रक्शन दे देता है सब कुछ। अभी कपिल जो है वो गलती से, मतलब वो पूछता नहीं किसी को, वो रियलिटी जाके वहां एल्यूमिनियम का ले लेता है क्योंकि उसको स्टील प्लान चाहिए था। अभी सेलमैन ने देखा बट उसने कुछ बोला नहीं, तो कपिल जो है वो केस डाल रहा है। नाउ यू से किसकी गलती है? जब आप डिमांड चाहते हो और किसी को पूछते हो कि ये चीज किधर है तो आपको बोला जाता है उधर है, ठीक है, और आप उधर खरीदने जाते हो तो वो आके बोलेंगे क्या ये स्टील पैन नहीं है आपको, ये आप क्या बोलोगे? मुझे स्टील पैन नहीं लेना था, मुझे यही लेना था, मैंने उससे बोला कि स्टील पैन की तरीके उसके बाजू में वो हो सकता है, ऐसे भी आप बता सकते हो। तो यहाँ उसकी गलती है क्या जिसने सेलमैन की? नहीं, यहाँ सेलमैन की गलती नहीं है। तो यहाँ आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रॉड का मीनिंग लिखना है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द केस। तो चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे तो वहाँ फ्रॉड है, स्टार्टिंग में ही आ जाता है चैप्टर 3 ना, चैप्टर 6 में आता है या फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? आपको डेफिनेशन लिखना है। ओके, यहाँ जो है कमिटेड बाय द एक्ट, जो कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट या उस टुगेदर या उसके एजेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, ओके, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी सजेशन दिए है, जो फैक्ट है वो प्रूव नहीं है
ओके, जो one who does not believe it to be true. ओके, प्रॉमिस जो बनाए गए हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, any other fitted to deceive, any such act or omission as law specifically declines to be. मतलब क्या है यहाँ जो है, जो उन्होंने बोला है सजेशंस फैक्ट्स, तो वो बताते हैं वो ट्रू नहीं होता है ना, जो प्रॉमिस किया जाता है उसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो उसका मतलब ये है फ्रॉड. ओके, ये आपको लिखना है, तो ये सब चीजें आप बुक से लिख देना पढ़ के. ओके, तो ये एक इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट जो है वो एसेंशियल है ऑफ फ्रॉड का. जो पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट करता है वो is not guilty of fraud, honestly believes that the statement is given by him is true. Now, okay, essential elements लिख देना कि fraudulent act जो है वो committed with the intention to deceive. उसका intention है, fraud में क्या होता है, intention है कि उसको झूठ बोलना है, cheat करना है. ओके, बट जब आप एरर बोलते हो तो एरर में ऐसा होता है क्या, नहीं. Fraudulent act must be committed with the knowledge of falsity, without believing in its truth. Fraudulent act must have committed by the party to the contract. The party acting on the representation must have suffered some losses. जो भी पार्टी यहाँ representation मतलब उसका सुन के वो कर रहा है, तो उसका सफर कर रहा है कोई तो losses. The fraudulent act must have actually deceived the one party. जो भी वो फ्रॉड झूठ बोल रहा है वो उसके ऊपर होना, मतलब दूसरे पार्टी को उसने झूठ बोला, उसके साथ लॉस हो रहा है. ठीक है, वही इसमें बताया है. नाउ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या कपिल एलिजिबल है कि वो सू करेगा फ्रॉड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर? नो, क्योंकि उसकी खुद की गलती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द, ये नाइट नहीं है, राइट है. डिस्कस द राइट ऑफ unpaid seller against the buyer under the Sale of Goods Act 1817 का फॉर्म. अच्छा, ये ऊपर का है. okay? अनपेड सेलर का आपको राइट बताना है. तो जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर का आते हो, अनपेड सेलर, तो उनका राइट्स आपको बताने हैं. तो आपके बुक में उन्होंने दिया है सूट फॉर प्राइस. सूट फॉर प्राइस ये जो है ये राइट अगेंस्ट बायर है. ओके, दो प्रकार है आपका. पहला प्रकार होता है कि क्या है, दिस वन, यस, राइट अगेंस्ट गुड्स वाला है, और एक है राइट्स अगेंस्ट बायर. इसमें बायर बोला है, याद रखो, अदरवाइज आप वो लिख के आ जाओ. तो सूट फॉर प्राइस, जब प्रॉपर्टी को पास किया है बायर को, he wrongfully neglects or refuse to pay for the goods. जो बायर है वो wrongfully रिफ्यूज कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है पे करना, तो सेलर के पास राइट है, वो सू कर सकता है, केस कर सकता है उसके ऊपर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. इफ प्रॉपर्टी पास नहीं है अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो प्राइस पेबल है सर्टेन डे, मतलब dispute of delivery, the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller must sue him for price although the property in the goods has not passed. Property of goods pass नहीं हुआ है, ठीक है, ओके, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट जो प्राइस है वो पेबल है ऑन अ सर्टेन डे, उस सर्टेन डे में उसको पे करना है, डिस्प्यूट ऑफ डिलीवरी, बट बायर निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, तो सेलर के पास राइट है कि वो सू कर सकते हैं फॉर द प्राइस ऑल्सो इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड, द गुड्स हैव नॉट बीन अप्रूव्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट. सू फॉर द डैमेज, याद रखना, पहला ये याद नहीं हारा तो पहला पॉइंट याद रखना कि प्रॉपर्टी जो है वो पास हो रहा है बायर के पास और वो निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है पे करना, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे. एंड कोई कोई गुड्स होते हैं जो क्रेडिट में रहते हैं, तो भी पैसे पे करना पड़ेगा. Suit for the damages for non-acceptance of goods. When seller is ready and willingly to deliver the goods to buyer, now seller ready है कि वो deliver करेगा goods to buyer, जो buyer है वो wrongfully neglect कर रहा है, refuse कर रहा है accept करना goods को and pay for them, तो seller जो है वो legal action ले सकता है against the buyer for recovery of damages suffered to non-acceptance of goods. मतलब क्या हो रहा है कि जो बायर है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि देखो
सेलर को बोला कि मुझे अर्जेंटली ये गुड्स चाहिए, वो गुड्स चाहिए, तो एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि सेलर को बोल दिया कि ये कुछ चाहिए, ओके, सब हो गया बातें, और उसने बेचारे ने मेहनत करके वो कुछ को लाया। अभी वो जो बायर है वो मना कर रहा है, तो ये डैमेजेस जो है वो रिकवर करना है सेलर को, तो वो सू कर सकता है। ओके, सो फॉर द रिप्यूकेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ क्या हो रहा है, बायर जो है वो रिप्यूकेट मतलब कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स को डिलीवर करने के पहले वो कैंसिल करता है तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बट सेलर के पास कुछ ऑप्शंस है, उसके पहले कर देता तो सेलर क्या क्या कर सकता है, वो एक ऑप्शन है। पहले तो इमीडिएटली वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्लिकेट करेगा एंड वो लीगल एक्शन ले सकता है बायर को रिकवर ऑफ डैमेजेस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को सेलर रेप्लिकेट कर सकता है एंड लीगल एक्शन ले सकता है बायर को रिकवर करना डैमेजेस को, मतलब यहाँ भी देखोगे वही होने वाला है, ठीक है। या इमीडिएटली वो एक्शन नहीं लेगा अगेंस्ट द बायर्स, वो रुकेगा, डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट को सब्सिडिंग, मतलब रुकेगा जब तक वो गुड्स को डिलीवर ना करे, ठीक है, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स का डेट ना आए तब तक, ठीक है, उसको डिलीवर करना है ना सेलर, समझा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC Limited was in sale and purchase of iron rods, ठीक है, this was the main object of company mentioned in the memorandum of association. Company entered a contract with Mr. John for some finance related work. लेटर कंपनी ने रेप्लिकेट किया कॉन्ट्रैक्ट को कि अल्टा वायरस है, तो आपको एक्सप्लेन करना है अल्टा वायरस को कि अल्टा वायरस क्या होता है। मैंने उसके ऊपर वीडियो लाया है, जाके वो देख लेना, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बट ज्यादा आपको वहां समझेगा क्योंकि मैंने नोट्स पे आपको बताए हैं कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। चलो अल्टा वायरस जो है वो इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं अल्टा वायरस को। मैंने इंडोर एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी लाया। अल्टा वायरस मतलब बिलोंग द पावर, ओके, जो परमिटेड नहीं है बाय कंपनीज एक्ट 2013 या वो अगेंस्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो है इसका इफेक्ट क्या होगा, नल एंड वॉइड इफेक्ट होगा, ओके। इसका जो इम्पैक्ट है, कंपनी जो है वो सू नहीं हो सकती और सू भी नहीं कर सकती, ओके, उसके डांस से। तो मेमोरेंडम है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कि पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए वो ओपन है, तो जो भी डील करना चाहता है कंपनी के साथ तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के डील करना पड़ेगा, ओके। और वो डील कर रहा है तो हम अज्यूम करते हैं कंपनी कि हाँ उसने रीड किया, उसको पता है पावर्स ऑफ द कंपनी, तो ये बात यहाँ आपको बतानी है। तो यहाँ जो है आपने समझा होगा, तो इसमें आपको फिर केस एक्सप्लेन करना है कि अल्टा वायरस है तो ABC लिमिटेड कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेक करना था। अभी ये जो है इसका इफेक्ट क्या होगा, नल एंड वॉइड इफेक्ट होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द 5 क्वेश्चंस डे 2 में। आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स खुद के लिखने हैं, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, ओके। यू हैव टू राइट फर्स्ट प्रोविजन, उसके बारे में प्रोविजन लिखना है, फिर नेक्स्ट आपको फैक्ट एक्सप्लेन करना है एंड देन कंक्लूजन देना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां से डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। पार्टनरशिप का इफ आपको बोला है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का मीनिंग बता दो, ओके, मीनिंग बता दो तो उसमें अच्छा लिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप फैक्ट कंक्लूजन यहाँ लिख नहीं सकते, तो मीनिंग लिखो एंड देन एक्सप्लेन द राइट्स, ओके। और देखना कि ये इधर अगेंस्ट द गुड्स है या अगेंस्ट द बायर है, और पहले में आपको देखना है कि बीच ऑफ वारंटी whatever it is, breach of condition has a treated as breach of warranty,
तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्या कंडीशन वारंटी एंड देन आपको बताना है कि ये क्या ट्रीट हम नहीं कर सकते, किसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो वी हैव डन दिस। इसके चाहिए तो इसका क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में सेंड करती हूँ। आपके मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज 1 से लिया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आई थिंक यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। मैंने आज 5 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। पहला डे 1 का if आपने नहीं देखा तो अभी भी टाइम जाके देख लेना उस वीडियो को। उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको पता है कि मैं इस सीरीज में आरटीपी, एमटीपी, फिर अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, केस स्टडीज जो आप वहाँ पढ़ सकते हो, उसको लिख सकते हो खुद से। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।